नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी। लगातार आप देखते हैं कि समाचार प्लस समय समय पे मुद्दों के साथ दिखाई पड़ता है। समाज में जिस तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से किस तरीके से लड़ाई की जा रही है और कौन से ऐसे संगठन हैं जो समय के समय पर खड़े नजर आ रहे हैं, लोगों का न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का हक दिलाने का काम कर रहे हैं। आज भी वो ऐसे समाज में कई हिस्से हैं जहां पर लोगों को हक मारने का काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बात करें तो अभी देखा जाए तो काफी ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जो समय के साथ लोगों के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम चर्चा करने आए और हमारे साथ जो बात करें स्टूडियो पर श्याम नारायण मिश्रा जी हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता तो हैं और साथ ही ब्राह्मण परिवार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस का और आपका भी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जिस तरह हम लोग लगातार चर्चाएं करते हैं, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा आप संगठन चला रहे हैं, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणों को हक दिलाने की बात करें, जहां पर एक तरफ आज हक मारने का काम किया जा रहा है, वहीं आप समय पर खड़े होकर लोगों के न्याय की बात करते हो। क्योंकि न्याय की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जहां ब्राह्मण परिवार की तो बात हो रही, लेकिन साथ ही न्याय दिलाने के लिए अगर देखा जाए तो अधिवक्ता का बड़ा रोल रहता है और आप अधिवक्ता भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारी जनता ये सबसे पहले जानना चाहती है कि ब्राह्मण परिवार के साथ साथ जिस तरह के आप अधिवक्ता हैं, कहां से मन में विचार आया कि ब्राह्मण परिवार के साथ एकजुट हुआ जाए और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाए, और आज जो दबे कुचले लोग हैं उनको आप किस तरीके से न्याय दिलाते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये विचार इस वजह से आया कि ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा बिखराव था और कई संगठन पूर्व से चले आ रहे हैं, अब भी चल रहे हैं, और उन संगठनों ने सिर्फ ब्राह्मण समाज को बेचने का कार्य किया। तो मेरा उद्देश्य सर्वप्रथम तो यह है कि कैसे हम सबको एक झंडे, एक बैनर तले लाएं, और उसके साथ साथ हमारा सतत प्रयास है कि ब्राह्मण के साथ साथ जो भी दबे कुचले हैं, मेरा संगठन ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत जरूर है, लेकिन न्याय दिलाने में सभी सर्व समाज के लिए अग्रणी रहता है। और चूंकि मैं अधिवक्ता समाज से हूं, इस वजह से मैं प्रयासरत रहता हूं कि कैसे जो अन्याय हो रहा है समाज में उसको दूर किया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। जो मैं सदैव, मैं और मेरा संगठन पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े नजर आएंगे, और मेरा यही प्रयास है कि देखिए, ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में अगर आबादी की बात करें तो मैं समझता हूं कि लगभग 13-14% है, और 13-14% का मतलब ये हुआ कि कम से कम विधानसभा की 115 सीटों पर ब्राह्मण वोट निर्णायक वोट होता है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ब्राह्मण यूनाइट हो, अपनी वोट की क्षमता को पहचाने, और जो दूसरे संगठन है ब्राह्मणों को बेचने का कार्य कर रहे हैं उनको पहचाने। जो आजकल ये कालनेमी रूपी ये संगठन बने हुए ब्राह्मणों सिर्फ बेच रहे हैं, उनको पहचाने, और ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारा प्रयास है कि ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत के साथ जुड़े, हमारी रीतियों नीतियों के साथ जुड़े। अभी जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे ब्राह्मणों को यूनाइटेड करने का, ब्राह्मणों को एकजुट करने का, कई संगठन चल रहे हैं। अभी आपने बात भी की किस तरीके से लोग अपने संगठन को चला भी रहे हैं। वहां में हम ब्राह्मणों संगठन की बात करें तो आज काफी संगठन, लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्राह्मणों को एकजुट करना तो बड़ी चीज है, और यदि अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ब्राह्मणों को एकजुट करना का मतलब कि जो तराजू होता है उस तराजू पे एक साथ सबको रखना, अगर आप एक को रखेंगे तो एक छिटक जाएगा। तो ऐसे में किस तरीके से जो ब्राह्मण को एकजुट किया जाए कि सब जो अपनी आने वाले समय की ताकत को दिखा सकें? बहुत ही सही प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ब्राह्मण कैसे यूनाइट हो। ये बिल्कुल सत्य बात है कि ब्राह्मणों में यूनिटी है ही नहीं, चूंकि बौद्धिक वर्ग से आते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग एक विचार हो सकते हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन हम लोग
प्रयास यही कर रहे हैं कि ब्राह्मण यूनाइट हो, और उस प्रयास में हम लोगों के 2-2 विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें जो ब्राह्मणों के गरीब बच्चे हैं, एक शिवरी पे चल रहा है, एक अमेठी पे चल रहा है, तो उनको निःशुल्क शिक्षा, वैदिक शिक्षा दी जा रही है, निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, रहने की व्यवस्था, वस्त्र आदि सब निःशुल्क किए जा रहे हैं। तो ये कार्य हो रहा। दूसरा, अगर किसी भी ब्राह्मण के साथ कहीं अन्याय होता है तो हमारा संगठन पहुंच करके थाने चौकी या मान्य न्यायालय तक न्याय दिलाने का कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। और इन्हीं सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि जब लोगों को लगेगा कि ये एक ऐसा संगठन है जो हमको बेच नहीं रहा, तभी हमारी तरफ वो आकर्षित होंगे। बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि ब्राह्मणों को एक उस पे लाना बिल्कुल तराजू में तौलने के बराबर है। लेकिन आज मैं ये भी कहूंगा कि अब जागरूकता आ रही है, और अगर यही रहा तो आगे आपको अभी तो संगठन का स्वरूप आप जो देख रहे हैं, फिर भी काफी संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन ये संख्या में बहुत ही जल्द लाखों में पहुंचने वाली है। और मैं और मेरा संगठन इसी की तरफ प्रयत्नशील है। और कैसे उसको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मेरा संगठन नहीं है और 2-3 स्टेट में भी मेरा संगठन, लेकिन मेरा प्रयास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी प्रयास है, एक संगठन लगभग पूरे भारतवर्ष में फैले। चूंकि ब्राह्मणों की पूरे भारतवर्ष में आबादी 5% है। 5% बहुत बड़ी चीज होती है। लगभग लोकसभा की यूपी में 80 सीटें, जिनमें 40 डायरेक्ट इफेक्टिव होती हैं ब्राह्मण से। तो मेरा कहना कि मैं ये नहीं कहता किसको आप वोट करें, किसको ना वोट करें, मेरा ये नहीं कहना, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आपके साथ अन्याय होता, अब जैसे कि सरकार आप देखिए कि वो पूरी तरह से सवर्ण को दबाने पर लगी हुई है, जैसे यूजीसी ले आए, और इससे पहले भी देखिए जो जस्टिस दीपक मिश्रा जी थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2012 में तो हरिजन एक्ट पे उन्होंने कहा कि नहीं साहब, 2 गवाह सवर्ण होने चाहिए। तो उस पर देखिए सरकार ने बिल्कुल उसको उलट करके उस पर कानून बना दिया। तो आखिर सरकार हरिजनों के लिए जब कानून बना सकती है 24 घंटे के अंदर, तो कम से कम कुछ तो सवर्णों के लिए करो, कुछ ब्राह्मणों के लिए करो। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अब यूजीसी जैसा काला कानून आपसे किस व्यक्ति ने मांगा था? मैं समझता हूं किसी भी समाज के एक व्यक्ति ने इसकी मांग नहीं की थी, उसके बाद भी आपको इसको लागू करना ये बहुत भी गलत कार्य था, और मैं इसकी तब भी निंदा करता हूं, और मेरे संगठन ने इसका विरोध किया था, मैं आज भी इसके विरोध में हूं, और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इसको तत्काल वापस लें। जिस तरह अभी आपने यूजीसी की चर्चा की जी, लोगों का मानना है, और एक कहावत कह गई, ब्राह्मण कुत्ता हाथी नहीं जात का साथी। जी, यदि ब्राह्मण एकजुट होता जी, तो शायद ये काला कानून ना आता। बिल्कुल। जिस तरीके के कानून की हम लोग बात करते हैं, जी, आज हम राजनीतिक अगर बात कर ले, जी, तो जो राजनीतिक सरकार की बात करें, हम विपक्ष की बात करें, आज कई ब्राह्मण चेहरे जी, उसमें नजर आ रहे हैं। जी, सरकार में बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो ब्राह्मण चेहरे हैं, जिनकी एक जिम्मेदारी है कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मणों को एकजुट करके वोट डलवाने का काम करें। तो जब ब्राह्मण एकजुट होता तो शायद ये यूजीसी कानून ना आता, लेकिन जागरूक करने की जरूरत है। आप अपनी जनता को किस तरीके से जागरूक करेंगे कि सब एकजुट हों और अपने न्याय की लड़ाई स्वयं लड़ते नजर आए? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इस संबंध में मेरी मासिक मीटिंग भी होती, तो मैं हर मीटिंग में यही चर्चा कर रहा हूं ब्राह्मणों से और सवर्णों से भी, कि आप वोट आपका अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप, जो व्यक्ति आपसे वोट मांगने आता, आप उससे कम से कम अपने आप प्रश्न तो पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किस पार्टी को आप वोट दीजिए ना दीजिए, लेकिन आप उससे प्रश्न पूछिए कि आखिर यूजीसी जब आया तब आप कहां थे, तब आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, तब आप क्यों मौन रहे। कम से कम इन सभी चीजों का जवाब लेने की जरूरत है। जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं चुनाव के समय, उनसे पूछना चाहिए, स्पष्ट पूछना चाहिए कि आपने हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा था, तब आप कहां थे। देखिए, समाज के ठेकेदार बन करके आप वहां पे सरकार में अपनी कैबिनेट में अपनी स्थान पा लेते हैं, वो एक अलग का विषय है, लेकिन आप जनता से ही है, जनता आपसे नहीं है। तो आपको हर 5 वर्ष में आना पड़ेगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा। मेरा बार बार जनता से और सवर्ण समाज से निवेदन यही रहता है, और ब्राह्मण समाज से भी निवेदन ये रहता है, आग्रह रहता है कि आप जब जनप्रतिनिधि आपके पास वोट आए तो आप उनसे 5 प्रश्न बना लीजिए और 5 प्रश्न का उत्तर उनसे पूछिए। अगर वह संतोषप्रद उत्तर देते हैं तो आप उनके पक्ष में वोट करें, अन्यथा की स्थिति में इस पर विचार किया जाएगा।
क्योंकि जो आज हो क्या रहा है कि सिर्फ सवर्णों को दबाने का कार्य हो रहा है, तो इस पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी। 2% के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं, वो आज देखिए 2% के होकर के अपना मंत्रिमंडल में स्थान बनाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, और आपकी बात क्यों नहीं करता? इस पर हम सभी को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि हम लोग इतने होने के बाद भी, 13-14% होने के बाद भी मेरी बात क्यों नहीं की जाती? मेरे जो वेलफेयर की चीजें हैं वो क्यों नहीं लागू की जाती? हमारे बच्चों को पढ़ाई में क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता? और उसके साथ साथ मैं पुनः कहूंगा कि ये जो हरिजन एक्ट या इन कानूनों में जो खामियां हैं, जो नजर आती है, कम से कम उन खामियों को आप दूर करें। ब्राह्मण कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा है, ब्राह्मण से ज्यादा सीधी कोई जाति नहीं है। तो मेरा निवेदन है कम से कम आप ब्राह्मणों के अधिकारों को हनन न करें, उनके अधिकारों का उनको उत्पीड़ित न करें। मेरा सरकार से यही निवेदन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन है कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक ब्राह्मणों का विचार करें, और ब्राह्मणों से निवेदन है कि अपने संगठन को पहचाने, जो आपका संगठन आपका हितैषी है, आपके हित की बात करने वाला, आपकी बात को विधानसभा, लोकसभा और जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाला है, उस संगठन के साथ जुड़े। बहुत नुकसान हो चुका, बहुत बर्बादी हो चुकी। जो दूसरे संगठन रहे हैं, उन संगठनों ने हमेशा आपको झोले में डाल करके बेचने का काम किया है। उन संगठनों से होशियार हो, और कहा भी जाता है संघर्ष शक्ति कलयुगे, तो कम से कम अपनी यूनिटी को मजबूत करें। यूनिटी इज स्ट्रेंथ जो कहा गया उसको चरितार्थ करें, तभी हम लोग समाज में और सरकार को अपनी धमक का एहसास करा पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, और चलते चलते, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है इसलिए उस पर चर्चा करना आवश्यक है। जहां श्रवण को दबाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि लगातार लव जिहाद के मामले आ रहे हैं जी। श्रवण महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए जिस तरह से लव जिहाद की लगातार शिकायतें आ रही हैं, और मुस्लिम समुदायों की तरफ देखा जाए तो बड़ी बड़ी फंडिंग चल रही है जी। अगर सरकार इस पर ध्यान देने की बात करती है, लेकिन लगातार शिकायत उसी तरह बरकरार है जी। इस लव जिहाद को रोकने के लिए किस तरीके के प्रयत्न करने चाहिए, और आपका संगठन किस तरीके से लव जिहाद के खिलाफ खड़ा होकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है? मेरा संगठन लव जिहाद के सदैव खिलाफ रहा है, और 2-3 ऐसे मामले हुए जो हम लोग संगठन की जानकारी में आए, तो उस पर हम लोग, एक स्थानीय थाना पारा का मामला था, हम लोग तत्काल पहुंचे, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, और उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उस पर कार्रवाई कराई गई। लेकिन आपका प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि इस पर मामले बढ़ते जाए, तो एक तो कारण क्या है कि लव जिहाद के मामले में फंडिंग हो रही है, और सबके रेट फिक्स हैं। ब्राह्मण की लड़की का ये रेट है, तो क्षत्रिय की लड़की का ये रेट है, तो वैश्य की लड़की का ये रेट है। तो इस पर सरकार ने कठोर कानून बना, इसमें कोई भी मैं शंका नहीं करता हूं, सरकार के कानून बहुत कठोर है, लेकिन अभी भी सरकार को इस दिशा में अभी बहुत कार्य करना बाकी है। सरकार को यह निर्देश देना होगा कि जहां पर भी लव जिहाद का अगर कोई मामला आता है, तो उस पर कम से कम राजपत्रित अधिकारी उसको तुरंत संज्ञान लेगा, और कहीं पर भी सिर्फ अगर दूरभाष द्वारा भी सूचना प्राप्त होती है, तो राजपत्रित अधिकारी उसको संज्ञान लेकर के अपने नीचे जो SHOs हैं और चौकी इंचार्ज है, सबको सूचित करे, और तत्काल उस पर विदिन मतलब समय का नुकसान ना करते हुए तत्काल उस पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करेगी। और इनको कुछ लोगों को क्षेत्र में अपने एक बताना होगा कि ये नंबर, अगर लव जिहाद का कोई मामला था, उसका एक नंबर, एक सार्वजनिक नंबर दे दे कि ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप तत्काल सूचित करें। जो हेल्पलाइन नंबर पूरे उत्तर प्रदेश में हो, तो उस पर कम से कम व्यक्तियों को आसानी होगी। नहीं, ऐसे बहुत से मामले चूंकि बढ़ इसलिए रहे, बहुत से मामले पुलिस दबा ले जाती है। लोकल पुलिस इन चीजों को अपने थाने स्तर पर ही चाहे समाधान करा दे या दोनों लोगों को बैठा के कंप्रोमाइज कराने का कार्य करती, इस वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। तो इस पर कम से कम सरकार को एक हेल्पलाइन नंबर इशू करना चाहिए, जो पूरे उत्तर प्रदेश को, तो जिस पर अपनी व्यक्ति अपनी खुलकर बात कर सके और उसकी पहचान भी गोपनीय रखी जाए, तभी इन चीजों में और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकती है। आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः समाचार प्लस और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। धन्यवाद। आज के खास पॉडकास्ट में आप देख रहे थे, हमारे साथ ब्राह्मण परिवार के प्रदेश अध्यक्ष श्याम नारायण मिश्रा जी थे, जिन्होंने
बहुत चीजों पे चर्चा की, न्याय दिलाने की बात, लव जिहाद पे चर्चा की, किस तरीके से ब्राह्मणों को एकजुट किया जाए, इन सारे विषयों पे चर्चा करते हुए नजर आए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जनता से आगाह किया, जनता की आवाज बने, उन्होंने जिस तरीके जनता से आवाहन किया है, जनता उस पर जागरूक होगी और जिन मुद्दों पर बचना चाहिए उस पर बचते हुए नजर आएंगे। और ब्राह्मण जैसे कि उन्होंने बात किया है एकजुट होने की, शायद आने वाले समय में ब्राह्मण एकजुट होता हुआ नजर आएगा। कई मुद्दों के साथ रहते हैं। आज भी आपने देखा जिस तरीके से आज की चर्चा की गई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा बहुत ही पसंद आई होगी। कैसी रही चर्चा, किस तरीके, आप अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा और फिर आपसे अगले मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।